नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सबसे पहले कोरोना अपडेट हेल्थ बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1730 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त। 1993 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। यूपी में 3664 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें आगरा में 22, कन्नौज में 5 नए कोरोना केसेस सामने आए। ऐसे ही मेरठ और वाराणसी में 2 नए मामले सामने आए। कानपुर में भी एक नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया। सिर्फ 5 जिलों में ही प्रदेश के आधे कोरोना केसेस हैं। और अगर 10 जिलों को मिला दिया जाए उत्तर प्रदेश के, तो वहां पर 2600 मामले हैं कुल। यह है कोरोना हेल्थ अपडेट उत्तर प्रदेश का। जो नए मामले सामने आए हैं उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। और आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के दूसरे ब्रेक की जानकारी दी। आपको बताते हैं आज के ऐलान में किस वर्ग को क्या मिलने वाला है। कोरोना संकट की वजह से गिरती अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के जिस राहत पैकेज का ऐलान किया है, आज उसके दूसरे ब्रेकअप का ब्यौरा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने रखा। इसमें अप्रवासी मजदूरों के पुनर्वास के अलावा रेहड़ी पटरी वालों और किसानों के लिए बड़ी राहत दी गई। रेहड़ी पटरी वालों के लिए सरकार ने 5000 करोड़ की स्पेशल क्रेडिट की सुविधा का ऐलान किया है, जिससे रेहड़ी पटरी के जरिए कमाने वालों को 10,000 रुपयों तक का फायदा होगा। इसके अलावा ऐसे लोगों को डिजिटल पेमेंट अपनाने पर सरकार की ओर से पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सरकार की ओर से आज गरीबों और मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर आई। प्रवासी मजदूरों को राशन देने के लिए अगस्त तक देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू कर दिया जाएगा और इससे करीब 67 करोड़ गरीबों को फायदा होगा। इसके अलावा शहरी गरीबों को सस्ते मकान देने की योजना शुरू की जाएगी और सस्ते मकान बनवाने पर गरीबों को सरकार की ओर से रियायत भी मिलेगी। और अगर उद्योगपति अपनी जमीन पर ऐसे घर बनाएंगे तो उन्हें भी राहत मिलेगी। साथ साथ मजदूरों को अगले 2 महीने तक सरकार की ओर से मुफ्त राशन दिया जाएगा। मजदूरों और गरीबों को हर महीने 5-5 किलो गेहूं और चावल के अलावा 1 किलो चना भी दिया जाएगा। और छोटे किसानों के लिए 30,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। इससे 3 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा ताकि वो रबी की फसल की बुआई का काम कर सके। इसके अलावा सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना को भी विस्तार देते हुए इस योजना में अब मछुआरों और पशुपालकों को भी शामिल करने जा रही है। यह उन करोड़ों किसानों को राहत देगा जो किसान इस समय इसकी आवश्यकता को महसूस कर रहा है। फेरी नीति से आच्छादित होने वाला ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी जिस पे मार पड़ी है, ये डेली कमाने वाला वर्ग है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले ही इन सब को आच्छादित करके खाद्यान्न के साथ साथ इन्हें भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की और मैं आभारी हूँ कि आज इन सब को इस पैकेज के दायरे में ला करके इन्हें 10,000 रुपये तक का लोन देने की, आसान किस्तों में लोन देने की व्यवस्था इस पैकेज में देने का कार्य। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में ऑनलाइन स्वराज संगम योजना की शुरुआत की। इसके तहत आज सरकार ने ऑनलाइन ऋण वितरण कार्यक्रम में 56,754 लाभार्थियों को 2002 करोड़ का लोन दिया। इससे प्रदेश में करीब 2 लाख रोजगार पैदा होने का रास्ता साफ हो गया है। सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मोदी सरकार की ओर से कोरोना संकट से निपटने के लिए जो आर्थिक पैकेज घोषित किया गया है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा यूपी में आना चाहिए, क्योंकि यूपी में रोजगार की बहुत संभावना है। और एमएसएमई विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि कल पैकेज घोषित हुआ और आज एमएसएमई विभाग स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ संवाद बना करके 56,754 लाभार्थियों को 2002 करोड़ रुपए का लोन वितरण एक साथ कर रहा है।
इतने लाभार्थी 56,754 लाभार्थियों का मतलब एक साथ हम लोग 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार सृजन का अवसर दे रहे हैं और यही हमारी ताकत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। लॉकडाउन 3 में सरकार ने तमाम रियायतें देते हुए आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बंद पड़ी फैक्ट्रियों में अब एक के बाद एक काम शुरू होने लगा है। कोरोना की वजह से करीब 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियों और उद्योग धंधों पर पड़े ताले अब खुलने लगे हैं। गाजियाबाद की ऐसी ही एक ऑटो पार्ट फैक्ट्री में कोरोना से बचने के तमाम एहतियातों को लागू करते हुए फिर से काम शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों उद्योग को कुछ शर्त के साथ छूट दी है कि वो प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। ऐसे ही एक उद्योग में हम मौजूद है गाजियाबाद में इस वक्त, जो इस समय अगर हम बात करें तो ये ऑटोमोबाइल्स का जो पार्ट होता है उसका प्रोडक्शन करता है। गाजियाबाद की इस ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री में लॉकडाउन लागू होने से पहले 100% कर्मचारियों के साथ लगातार काम होता था, लेकिन अब फैक्ट्री में काम शुरू होने की इजाजत के बाद 33% कर्मचारियों के साथ फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम दोबारा शुरू किया गया है। 33% की जो हमें परमिशन मिली है और हमारे पास में 65-70% लेबर यहाँ पर है, तो उसको हम वीकली रोटेट करते रहते हैं। अगर 33% ये आज काम करेगी तो नेक्स्ट वीक हम दूसरे 33% लेबर को लेकर के आ जाएंगे। फैक्ट्री में काम शुरू होने की वजह से न सिर्फ मैनेजमेंट बल्कि कर्मचारी भी राहत की सांस ले रहे हैं। कर्मचारियों के मुताबिक मैनेजमेंट ज्यादातर कर्मचारियों के संपर्क में था और उन्हें सैलरी के अलावा तमाम सहूलियतें भी देता रहा। कुछ हमें कंपनी ने पैसे दिए हैं और कुछ पिछले पैसे बचे हुए थे हमारे पास में, उससे मिला के हमने अपने महीने भर का 1.5 महीने का गुजारा करा है। और अब हमारी कंपनी चालू हो गई है। कम वर्करों में 30% वर्करों से कंपनी चला रहे हैं हम। कंपनी के मालिक सुनील अरोड़ा बताते हैं कि फैक्ट्री में काम शुरू होने से पहले कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। फैक्ट्री में वर्कर्स के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही हर कर्मचारी की सेहत पर भी लगातार नजर रखने के लिए सभी कर्मचारी के थर्मल स्क्रीनिंग का डाटा भी रखा जा रहा है, ताकि कहीं से किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश न बाकी रह जाए। कि हमने मार्च और अप्रैल में तो दे दिया, अब मई के लिए सरकार की भी हमें मदद चाहिए कि कुछ ना कुछ सरकार भी हमारे को हेल्प करे। MSME इंडस्ट्री हैं हम, तो ज़रूर हमें सरकार से बहुत उम्मीद है और आई एम श्योर कि सरकार सबकी हेल्प करेगी। कंपनी के मालिक का कहना है कि लॉकडाउन लागू होने के बाद से अब तक हर कर्मचारी को सैलरी दी जाती रही, लेकिन मई के पहले महीने में कंपनी के सामने आर्थिक संकट खड़े होने लगे हैं। हालांकि अब काम शुरू होने और सरकार की तरफ से शुरू की गई आर्थिक रियायतों के बाद अब एक बार फिर हालात सुधरने की उम्मीद है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी और लोगों की जिंदगी में एक बार फिर से रौनक आने की पूरी उम्मीद है। कैप्शन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, गाजियाबाद। इधर केंद्र सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को मिशन वंदे भारत के तहत देश वापस ला रही है। इसके लिए यात्रियों को फ्लाइट का किराया खुद ही वहन करना पड़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन में एयरपोर्ट से घर तक जाना भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में विदेश से लौट रहे भारतीयों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारें ट्रांसपोर्ट सर्विस उपलब्ध करा रही हैं। इसके लिए उनसे किराया भी वसूला जा रहा है, लेकिन यूपी परिवहन विभाग ने एयरपोर्ट से घर तक पहुंचाने के लिए प्राइवेट टैक्सी और बस सेवा का नया और भारी भरकम किराया तय कर दिया है। परिवहन विभाग दिल्ली से गाजियाबाद और नोएडा तक बसें और टैक्सी चलाएगी, लेकिन इस सेवा के लिए यात्रियों को अब अपनी जेब बहुत ढीली करनी पड़ेगी। पूरी व्यवस्था क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ UPSRTC के MD डॉक्टर राजशेखर हैं। किस तरह के इंतजाम है सर, एयरपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए आपने टैक्सी और बसेस चलाई हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो माइग्रेंट जितने भी लेबर्स हैं उनको दूसरे जो स्टेट में रह रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के निवासी है, उनको बसेस से भी लेके आ रहे हैं और ट्रेन से भी जो है हमारे विभिन्न स्टेशनों पे उतर रहे हैं और वहाँ से अब तक लाखों लोग जो है श्रमिक मजदूर आए हुए हैं।
जिनको कुशलतापूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अपने घर तक पहुंचाया है। इस पे जिला प्रशासन के एक डिमांड पे जो है हम लोग बसेस भी लगाते हैं उनको, वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में बसेस उसमें जा सकते हैं। अगर उनको क्योंकि एक ही या दो ही लोग हैं या 3 लोग हैं उनको, तो हो सकता है कि वहाँ बसेस लगाना संभव ना हो चीज़ों पे, लेकिन ये कि वहाँ पे जो है वो चार्टर्ड टैक्सीज होते हैं, हमारे रीजन होते हैं, 1-2 टैक्सी होते हैं, तो उनको वहाँ पे लगाया जाता है। वो 250 किलोमीटर का रेडियस में जो है वो कहीं पे भी जा सकते हैं वो चार्टर्ड इसको लेके। इनके चार्जेस क्या है, रेट्स क्या फिक्स किया आपने बसेस का और टैक्सी का? देखिए बसेस का जो है क्योंकि वो 700 किलोमीटर पूरा जाएगा तो उसका भी स्लैब बने हुए हैं अलग अलग, क्योंकि उसमें फिर वो जितने भी उसमें जाते हैं उस एंगल से उनको जो डिवाइड किया जाता है कि जितने लोग भी उसमें जा रहे हैं। उसी तरह से जो चार्टर्ड इसमें ये है रेट्स है, जो टैक्सी जो होते हैं इस पे ये 250 किलोमीटर के लिए जो है वो एक दिन का पूरा चार्टर्ड रेट लगता है उस चीज़ों पे। वो चार्टर्ड रेट के हिसाब से 250 किलोमीटर में कहीं पर भी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यूपीएसआरटीसी के एमडी डॉक्टर राजशेखर हैं, जिनका ये कहना है कि लोगों की सुविधा के लिए कदम उठाया गया है। रेट को लेकर के उनका ये कहना है कि ये जो रेट हैं पहले से चलते आ रहे हैं, उन्हीं रेट्स को दोबारा जारी किया गया है। और उत्तर प्रदेश में आगरा कोरोना का केंद्र बन चुका है। आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 750 की संख्या को पार कर चुकी है। जिले में कोरोना संक्रमण के बेकाबू होते मामलों की वजह से कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है और अब वहां पर नई टीम इस वायरस के संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए मैदान में है। जिस आगरा की पहचान उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के तौर पर होती है, वही आगरा इन दिनों यूपी में कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। ताज नगरी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 785 के आंकड़े तक पहुंच गया है और आशंका है कि कहीं ये आंकड़ा 1000 की संख्या को पार न कर जाए। लेकिन आगरा में बेकाबू हो चुके कोरोना की बड़ी वजह है स्थानीय प्रशासन। आगरा में अभी तक कोरोना की चेन को प्रशासन नहीं तोड़ पाया है और आंकड़े बढ़कर 785 हो गए हैं और ऐसे में ये आशंका पूरी तरह से है कि आंकड़े और बढ़ेंगे और 1000 तक भी अगर आंकड़ा पहुंच जाए तो बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत के बाद से आगरा लगातार सबसे ज्यादा संक्रमित 3 शहरों में बना हुआ था, लेकिन ताज नगरी में आज पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज हो गए हैं। आगरा में इस वक्त कोरोना संक्रमण के 785 मामले हैं। बुधवार को ही जिले में कोरोना के 8 नए मामले मिले थे और अब तक 25 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि आगरा में अब तक 379 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं, लेकिन अब भी जिले में कोरोना के 381 एक्टिव केस मौजूद हैं और जिले में अब भी 44 इलाके कोरोना हॉटस्पॉट बने हुए हैं। रजिस्टर रखा गया है, जो भी लोग आ जा रहे हैं उसकी पूरी निगरानी किया जा रहा है ताकि कंट्रोल रहे एक्सेस का, और इनके पास थर्मल स्क्रीनिंग के लिए इक्विपमेंट भी है। जो भी आ जा रहे हैं लोग अंदर जाते हैं उनका थर्मल स्क्रीनिंग कर लेते हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि कंटेनमेंट जोन्स में अच्छा काम हो ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आगरा में कोरोना के इस तरह बेकाबू होने की सबसे बड़ी वजह है स्थानीय प्रशासन का जमीन पर तेजी से काम नहीं करना, और इसी लापरवाही की वजह से योगी सरकार ने जिले के कई अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और वहां पर कोरोना से निपटने के लिए नए अफसरों को तैनात कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 2 अधिकारी भेजे थे उसके फीडबैक के आधार पर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आईएएस प्रमुख सचिव स्तर के जो नोडल अधिकारी हैं आलोक कुमार और आईएएस चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव रजनीश दुबे के फीडबैक के आधार पर कई सारे अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। आगरा की तरह ही पश्चिमी यूपी के एक और जिले मेरठ में भी कोरोना संकट बेकाबू होता दिख रहा है, जिसके बाद सीएम योगी ने आगरा की तर्ज पर ही मेरठ में 4 सदस्यों की टीम भेजकर मौजूदा हालात का जायजा लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। आपका फीडबैक हम लेंगे और जनरल फीडबैक भी लेंगे, फिर प्रशासन के बाद बैठ के एसेस करके फिर फ्यूचर स्ट्रैटेजी हम। मेरठ में कोरोना के बेकाबू होते हालात को देखते हुए गुरुवार को एक दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया था ताकि वायरस की कड़ी को तोड़ा जा सके, और इस लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे जिले पर नजर बनाए रखी। ये 2 सिद्ध उपाय हाल के दिनों में आए हैं जिससे कि हम संक्रमण की चेन को बढ़ने से रोक सकें। हमारा सारा फोकस इस पर इसी है कि अगले 4-5 दिनों में हम इस संक्रमण की चेन को रोक पाने में सक्षम साबित हों।
कि मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए नोडल अधिकारी पूरी तत्परता से पूरे ज़िले में भ्रमण कर रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं और जो भी रिपोर्ट निकल के आ रही है उसको तैयार कर मुख्यमंत्री के सामने पेश की जाएगी। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और देश भर में कोरोना के बढ़ते कहर के बावजूद मजदूरों के पलायन की तस्वीरें लगातार सामने आती जा रही हैं। आज आगरा से सामने आई एक ऐसी तस्वीर ने मजदूरों के लिए किए जा रहे तमाम इंतजामों के दावों की पोल खोल कर रख दी, जब सड़क पर एक महिला मजदूर अपने बच्चे को अपने साथ घर ले जाती दिखी। पैदल चल चल कर बच्चा इतना ज़्यादा थक गया कि वो ट्रॉली बैग पर ही सो गया और निढाल माँ अपने बच्चे को उसी तरह खींचती चली जा रही थी। लेकिन इस तस्वीर के सामने आने पर अब आगरा के डीएम ने बेतुका बयान दिया है और कहा है कि हम भी बचपन में ऐसे ही सो जाया करते थे। आप देखें हमारी टीम काम कर रही है। जो एक दो केसेस भी आते हैं, जो अभी एक वीडियो बना के दिया गया कि साहब यहाँ से एक लड़का जा रहा था। हम लोग भी जब छोटे थे तो हमारे जब पिताजी लेके जाते थे हम लोग उस अटैची में बैठ जाया करते थे। आप देखें हमारी टीम काम कर रही है। जो एक दो केसेस भी आते हैं, जो अभी एक वीडियो बना के दिया गया कि साहब यहाँ से एक लड़का जा रहा था। हम लोग भी जब छोटे थे तो हमारे जब पिताजी लेके जाते थे हम लोग उस अटैची में बैठ जाया करते थे। मजदूरों के पलायन की दर्दनाक तस्वीर आपने देखी और इस पर प्रभु नारायण सिंह जो कि आगरा के जिलाधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि लगातार उनकी टीम काम कर रही है, लेकिन जब वो बचपन में थे, छोटे थे, तो उनके पिताजी भी ऐसे ही बैग पर उनको रख लेते थे। ये आगरा के जिलाधिकारी का तर्क है इस तस्वीर के पीछे। क्या ये तुलना संभव है? जिलाधिकारी महोदय, सवाल ये है, क्या आपके पिताजी को ऐसे ही आपको लेकर सफ़र करना पड़ा था सड़क पर इस तपती चिलचिलाती गर्मी में, सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर का, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं? ये तुलना कैसे की जा सकती है, ये समझ के बाहर। आगरा के जिलाधिकारी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इस स्टेटमेंट का, इस बयान का मतलब क्या है। इस तस्वीर की तुलना उन्होंने अपने बचपन से कर दी है और कहा है कि जब वो छोटे थे तो ऐसे ही ट्रॉली पर उनके पिताजी उनको लटाकर रखे रहते थे। खूब देखें। अब आपको दिखाते हैं पान मसाले के प्रेमियों की तस्वीर, जिनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने नहीं है। ये तस्वीरें कानपुर की हैं, कानपुर देहात से आई हैं। यहाँ के अरूरा कस्बे में थोक व्यापारी के यहाँ रिटेल दुकानदारों ने भीड़ लगा दी। हालांकि दुकानदार ने सहूलियत के लिए डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए थे, लेकिन गोलों की परवाह किए बिना व्यापारी दुकान के दरवाजे पर एक दूसरे से कंधा लड़ाते हुए दिखाई दिए। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर जुटी भीड़ ने दुकानदार के भी पसीने छुड़ा दिए। सनके के लिए लगा दो। पान मसाले के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियों को देखिए। लाइव अरे भीड़ उठाओ, भीड़ तो उठाओ, दूर दूर रहो, दूर दूर पीछे हटो, पीछे पीछे बंद कर दो भीड़, दूर दूर रहो। कुछ रस न बढ़ रही हो जिससे तो आप ही देख लो, वही तो भीड़ रोकना, ये तुम्हारी गलती, तुमने सुबह। और सुल्तानपुर में रास्ते को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि दो गुटों ने आपस में ही महाभारत शुरू कर दी। बढ़ते बढ़ते मामला फायरिंग तक जा पहुंचा, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। सुल्तानपुर जिले के बनकेपुर गांव में देर शाम मामूली विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। दरअसल रास्ते से 4 पहिया ले जाने का ये मामला था। इस मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई और साथ साथ फायरिंग भी की गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे जिला अस्पताल सुल्तानपुर लाया गया। एक की हालत नाजुक देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। दरअसल एक व्यक्ति 4 पहिया वाहन लेकर रास्ते से निकल रहा था। हॉर्न बजाने के बावजूद भी दूसरे पक्ष के लोग और बच्चे सामने से नहीं हटे। बस इसी को लेकर विवाद हो गया और फायरिंग तक की नौबत आ गई। पत्थरबाजी और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसको देखते हुए पुलिस फौरन हरकत में आ गई।
दो पक्षों में वाहन ले जाने को लेकर आपसी विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों को इंजरी हुई है। घायलों को जिला अस्पताल ले आया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके संदर्भ में विस्तृत जांच प्रचलित है थाना स्थानीय स्तर पर। शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। दोनों पक्षों से 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि मंगलवार को हुए विवाद की तहरीर एक पक्ष ने धमौर थाने पर की थी, लेकिन पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मामला फायरिंग और पत्थरबाजी में तब्दील हो गया और दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ। वैसे जानकारी के मुताबिक ये मामला पुरानी आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना ने और तूल पकड़ ली। फिलहाल पुलिस के मुताबिक घटना स्थल पर माहौल संतोषजनक है और तनाव जैसी कोई बात नहीं है। ये पूरा मामला धमौर थाना क्षेत्र के गांव बनकेपुर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना के खौफ में स्कूल बंद कर दिए गए। प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, जहां पर बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप के जरिए पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सरकार बड़े बच्चों को टीवी के जरिए पढ़ा रही है। और इधर बस्ती में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल ने ऑनलाइन एजुकेशन की पहल की। मूरघाट प्राइमरी स्कूल के 50 बच्चों से ज़्यादा बच्चों और टीचर्स का ग्रुप बनाकर उनकी पढ़ाई करवाई जा रही है। इसमें बच्चों को लगातार होमवर्क दिया जा रहा है, चेक किया जा रहा है और स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। प्रिंसिपल के मुताबिक इससे पहले वो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए स्कूल की गतिविधियों से बच्चों के घर वालों को जोड़ा गया था, लेकिन अब इसी को विस्तार देते हुए इसके जरिए पढ़ाई करवाई जा रही है। इससे स्कूल के दूसरे टीचर भी जुड़े हैं और बच्चे भी पढ़ाई के इस तरीके से बहुत खुश हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, BOY बॉय मीन्स क्या होता है? आज जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, हम लोगों ने सबको पहले जोड़कर ग्रुप बनाया और फिर उसके बाद से हम लोगों ने उन बच्चों को काम भेजना शुरू किया और हम लोग खुद मटेरियल अपना बनाते हैं और उसको बच्चों को वीडियो के माध्यम से सेंड पढ़ाते हैं और बच्चे भी उसको जो है हम कहते हैं जो भी बच्चे काम करें उसको लिखकर उस पर डालें और जो भी हो तो उसमें हम लोग अपना नंबर देते हैं, वो हमसे। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।